इस वक्त हमारे साथ भारत चुग जी जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं। ये पहले जज भी रह चुके हैं। इनसे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं ये चर्चा किस टॉपिक पे है। अतुल सुभाष, उन्होंने आत्महत्या कर ली। पत्नी पे बड़े आरोप लगाए। जब फैमिली में थोड़ी अनबन होती है, डाइवोर्स और ये सब सारी चीजें होती है, तो पति पत्नी में एक दूसरे पे बहुत आरोप लगते हैं। लेकिन इस बार सबसे बड़ा आरोप जुडिशरी पे लग रहा है, न्यायपालिका पे। अतुल ने जो अपनी 1.5 घंटे की वीडियो बनाई, उसमें उन्होंने सबसे बड़ा सवाल और सबसे पहले आरोप भी जो फैमिली कोर्ट की जज थी उन पे लगाया, और सबसे ज्यादा सवाल सिर्फ न्यायपालिका से किए। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारत जी। भारत जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। अ, थैंक यू। मैं सबसे पहले इसी पे चर्चा करना चाहता हूँ कि आखिर आपकी जो न्यायपालिका है इस जो पूरे घटनाक्रम को, जो अतुल सुभाष की आत्महत्या वाला मामला है, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? समाज के तौर पे देखा जाए तो समाज इसे एक हत्या करार कर रहा है कि हत्या सिर्फ उसकी पत्नी और बाकी परिवार वालों की तरफ से नहीं, न्यायपालिका की तरफ से भी, क्योंकि उन्हें सही समय पे न्याय नहीं मिल पाया। वो एक आदमी इतना प्रताड़ित हो गया कि उसने आत्महत्या कर ली। और उन्होंने अपने पूरे जो सुसाइड नोट है, आपने पढ़ी भी होंगे, तो उसमें उन्होंने बखूबी उसमें पूरा लिखा है। उसमें एक प्रेसिडेंट के नाम भी, उन्होंने राष्ट्रपति जी के नाम भी एक लेटर छोड़ा था, मैंने उसे पढ़ा। उसमें भी उन्होंने सवाल उठाया। उसमें उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट दिए कि अगर कोई जज जो गलत निर्णय देता है या कोई गलत किसी को हैरेस करता है, उसे बीच चौराहे पे पब्लिक के बीच में फांसी लगा देनी चाहिए। ऐसे ऐसे बड़े उन्होंने राष्ट्रपति को लेटर में लिखा, मैंने पढ़ा। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आप लोग इसको, इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत जैसे आपने कहा, बहुत ही गंभीर ये मुद्दा है। और मैंने वो सुसाइड नोट पढ़ा है और वीडियो भी मैंने वो देखी। जो एलिगेशंस है वो बहुत ही ग्रेव हैं। तो दो दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। एक तो एलिगेशंस जो हैं जो वाइफ की फैमिली के अगेंस्ट हैं। बट फर्स्ट लेट मी एड्रेस जो एलिगेशंस न्यायपालिका या कोर्ट या ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, जो जज थे, उनके खिलाफ जो लगाए गए हैं। बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं। एंड आई हैव बीन टोल्ड कि कोई इंक्वायरी भी इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे हाई कोर्ट कर रही है अभी। जो लॉ में एक डाइंग डिक्लेरेशन जो होता है उसकी बहुत वैल्यू होती है लॉ में। और दर्शकों के लिए भी मैं बता दूं कि जो स्टेटमेंट बिल्कुल मृत्यु से पहले दी जाती है बाय द पर्सन कमिटिंग सुसाइड, उसको हम्म, कोर्ट और लॉ एक पेडेस्टल पे रखता है, और एक प्रिजम्पशन है कि वो बात जो है वो विश्वसनीय है और वो बहुत क्रेडिबल बात है। बिकॉज लॉ हम्म, हमेशा से मान के चलता है कि आप नॉर्मली यू वुड नॉट मीट योर मेकर विद अ लाई इन योर माउथ। इसका मतलब हम्म, यह है कि आप अपने मेकर से मिलने जा रहे हैं, आपने वो एक्सट्रीम स्टेप लिया है, तो नॉर्मली आप कोई झूठ या कोई गलत बात नॉर्मली नहीं बोलेंगे। तो हम्म, ये स्टेटमेंट में नाम आना परिवार वालों का भी और जज का भी ये बहुत सीरियस इशू है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस है। बट नॉर्मली लॉ में ये जो एक इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पीस है। इन्वेस्टिगेशन इस पे शुरू हो भी गई है। बहुत सारे लोगों की आई थिंक जमानतें भी खारिज हुई हैं, कुछ लोग अरेस्ट भी हुए हैं। बट एज फार एज द जज इज कंसर्न, नाउ एज फार एज द जज इज कंसर्न, ये जो एविडेंस है ये इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के लिए तो इनफ है। हम्म, फाइनली अगर किसी की गिल्ट को आप डिटरमिन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एडिशनली और कुछ एविडेंसेस भी देखने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर इसके केस के हिस्ट्री में जाते हैं, मैंने हिस्ट्री स्टडी नहीं करी कि कहाँ से मुकदमे शुरू हुए, किस हम्म, पेस पे ये आगे बढ़ रहे थे, किस तरह की फाइलिंग्स केसेस में हुई। फाइनल डिसीजन से पहले एक जज तमाम इंटरिम ऑर्डर्स एक केस में सुनाते हैं ऑन अ हम्म, डे टू डे बेसिस, किस तरह के ऑर्डर्स इस केस में पास हुए। हम्म, तो बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांशियल एविडेंस होते हैं मुकदमे में, जिनसे ये पता लगता है कि वाकई में इस केस में कोई रॉन्ग डूइंग है या नहीं। हम्म, जो अगर टाइम डिक्लेरेशन है, जो स्टेटमेंट है अतुल की, वो अपने आप में बहुत बहुत हम्म, डिसकंसर्टिंग है। और एक्शन जरूर उस पर होना चाहिए। नो बडी इज अबव द लॉ, द रूल ऑफ लॉ इज अबव एवरीवन, हाउसोएवर हाई यू मे बी। नो हम्म, बडी इज अबव द लॉ एंड दिस शुड बी लुक्ड इनटू। बट ये जो केस है, इसमें इमीडिएटली जो कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ तो एक्शन होना ही चाहिए, एंड नो हम्म, मैटर हु दे आर। बट हम्म, एक लार्जर प्रश्न चिन्ह भी हमारी जुडिशरी और जस्टिस सिस्टम पे भी ये आता है कि क्यों हम केसेस में टाइमली डिसीजन नहीं दे पाते। हम्म, तो उसमें किसी ने बड़ा बड़ा प्रिसाइसली इस बात को समराइज किया है कि इन इंडिया द प्रोसेस इटसेल्फ इज द पनिशमेंट। जो हम्म, प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है ट्रायल का या इंक्वायरी का या इन्वेस्टिगेशन का, वो ही अपने आप में पनिशमेंट है। आप हम्म, बेशक उस केस में बाद में बरी हो जाएं। और हम्म, ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे जब कन्विक्शन के आंकड़े, तो नॉर्मली ज्यादातर केसेस में लोग बरी ही होते हैं। हम्म, 17% 15% फाइनली कन्विक्शन रेट इन मुकदमों में निकल के आता है।
तो 100 मुकदमे जिनमें चार्जशीट फाइल हुई है, तो उसमें सिर्फ 15, 14, 13, 17 सालों के हिसाब से इस तरह के कन्विक्शन रेट है। बट प्रोसेस अपने आप में इतनी बड़ी पनिशमेंट है कि बाद में आप बरी भी हो जाते हैं उस स्केल में 10 साल बाद, तो भी कौन आपको कॉम्पनसेट करेगा जो समय, जो एफर्ट, हम्म, जो स्ट्रेस आपने अंडरगो किया है प्रोसेस के दौरान। और इस बात को सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो इशू है सिर्फ इस केस के स्पेसिफिक नहीं है। तमाम हम्म, केसेस में हम देखते हैं कि लोग अरेस्ट हो जाते हैं, बेल नहीं उनको टाइम से मिलती। हम्म, और बहुत इस तरह के मैंने केसेस देखे हैं एज अ जज एंड एज अ लॉयर, जहाँ पे लोग हम्म, 6-6, 7-7 साल जेल में रह गए और उनकी जमानत हम्म, नहीं हुई। और जो हम्म, सेक्शन उनके खिलाफ लगा था, जो चार्ज उनके खिलाफ लगा था, उसमें मैक्सिमम सजा ही 3 साल की थी। बट हम्म, 5 साल उन्होंने ट्रायल के दौरान ही गुजार दी और बाद में वो बरी हुए। हम्म, और फिर कोर्ट के सामने ये प्रश्न आया कि अब हम कैसे इस इनजस्टिस को ठीक कर सकते हैं। तो ये हम्म, प्रोसेस की इश्यूज हैं और इसमें बहुत, ये कोई सिंपलिस्टिक इशू नहीं है, बहुत न्यूआंस्ड इशू है। फॉर एग्जांपल, हम्म, जजेस कितने हमारी कंट्री में हैं, उस पे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन राइज हम्म, होता है। अब हर 10 लाख लोगों पे 20 जजेस, 25 जजेस हैं हिंदुस्तान में। हम्म, और स्टडीज ये कहते हैं कि एटलीस्ट 100 जजेस, 80-90 जजेस होने चाहिए 10 लाख लोगों के लिए, अगर वो प्रॉपरली केसेस को डिसाइड कर पाए और जस्टिस दे पाए और टाइम दे पाए हर मुकदमे को। वो इशू है, बजटरी कंस्ट्रेंट्स का इशू है कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम तो बिल्कुल किसी भी सरकार की प्रायोरिटी आज तक नहीं रही। जो हम्म, हमारे जीडीपी का बहुत ही इंसिग्निफिकेंट पोर्शन हम जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पे खर्च करते हैं, कोर्ट हम्म, प्रोसेसेस पे, कोर्ट स्टाफ पे, रिसोर्सेज पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जजेस पे, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो एक इशू तो है कि सेंसिटिविटी कितनी है हमारे जजेस में, किस तरह से वो इश्यूज को परसीव करते हैं, क्या वो एक बाइस्ड मैनर में ही शुरुआत करते हैं, या उनकी रिकंडीशनिंग होनी चाहिए, सेंसिटाइजेशन होना चाहिए, ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, उनको जो अदर साइड ऑफ द कॉइन है वो भी दिखाना चाहिए। वो एक एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है। सो देयर आर मेनी मेनी इश्यूज, उत्कर्ष, which जी। have to be looked into here. अच्छा, ये तो चलिए ठीक है। पॉइंट प्रोसेस पे ही अगर सवाल मैं उठाऊं तो इसमें आप ये देखिए, जो अ, अतुल की वाइफ हैं, सास हैं, जो साला है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप लगे, अतुल ने नाम लिया, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये जो फैमिली कोर्ट की जज थी, उनको अभी तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या उनकी गिरफ्तारी करने के लिए भी कोई ऐसी कानून है जिसे आप नहीं, वो जज हैं, बड़े पद पे बैठे हैं, तो उन्हें नहीं गिरफ्तार किया जा सकता? देखिए, लॉ में कुछ सेफगार्ड्स कुछ डिसीजन मेकर्स के लिए लॉ में और हुँ, कॉन्स्टिट्यूशन में है। हुँ, फॉर इंस्टेंस, अगर कोई जुडिशियल ऑफिसर है या पुलिस ऑफिसर हैं या कोई और डिसीजन मेकर है, तो लॉ ये कहता है कि कोई भी उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल करने से पहले, अरेस्ट करने से पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना जरूरी हुँ, है। हुँ, और ज़रूरी नहीं है कि उस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में महीनों लग जाएँ या साल लग जाएँ, वो प्रिलिमिनरी हुँ, इंक्वायरी बहुत शॉर्ट भी हो सकती है। प्रिलिमिनरी हुँ, इंक्वायरी का रीज़न क्या है? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का ये रीज़न है, क्योंकि जिस तरह के डिसिज़न्स कई बारी जजेस देते हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशंस वो होती हैं, डिफ़िकल्ट केसेस होते हैं, हॉटली कंटेस्टेड केसेस होते हैं, इमोशनली सरचार्ज एक एटमॉस्फेयर होता है। हुँ, तो जस्ट बिकॉज़ कोई जज जो है हाइपोथेटिकली, और मैं किसी केस स्पेसिफिक की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, हुँ, कोई जज किसी तरह का डिसीज़न देता है जिससे कोई पार्टी डिससैटिस्फाइड है। हुँ, तो ऐसा ना हो कि रॉन्गफुली इम्प्लीकेट भी हो जाएँ जजेस। एक रीज़न ये हुँ, भी था जब ये लॉ आया था प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वाला, कि कई हुँ, बारी जजेस बहुत पावरफुल लोगों के खिलाफ भी निर्णय लेते हैं, कई बारी हुँ, सरकार के खिलाफ, एग्ज़ीक्यूटिव के खिलाफ वो हुँ, डिसीज़न लेते हैं। तो ऐसा ना हो कि कोई एज़ अ रिवेंज या एज़ हुँ, टू टीच देम अ लेसन, कोई कंप्लेंट डल जाए और उसके अंदर एक हेस्टी हुँ, अरेस्ट से किसी हुँ, की करियर, किसी की लाइफ़ वो हुँ, तबाह हो जाए। तो इसलिए एक सेफगार्ड लॉ में रखा गया था। हुँ, इस केस में फैक्ट्स को, इंक्वायरी बहुत जल्दी होनी चाहिए, और अगर इसमें निकल हुँ, के आता है कि हुँ, एलिगेशंस आर वेरी वेरी सीरियस, देयर आर हुँ, करप्शन एलिगेशंस, दीज आर ऑफेंसेस जहां पर 7 साल 10 साल उम्र कैद तक की भी सजा हो सकती है, कि अगर कोई हुँ, ब्राइब की डिमांड की गई है, तो हुँ, जितनी जल्दी हो सके इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी खत्म होनी चाहिए। और एक हुँ, बार अगर ये एविडेंसेस आ जाते हैं, और मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल सब्सटैंटिव एविडेंस हो, कोई भी कॉरोबोरेटिव एविडेंसेस, हुँ, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस से पता लगता है कि कोई यहाँ पे रॉन्ग डूइंग है, देन हुँ। नोबडी शुड बी अबव द लॉ एंड एक्शन शुड बी टेकन। अच्छा, ठीक है, ये तो हो गया कि जज गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। अब बात करते हैं जो पुरुषों के पास राइट्स हैं। पुरुषों के पास हर, आप कहीं पे भी अगर आप सोशल मीडिया पे भी अभी जाएँ, या जब से ये अतुल जी का जो मैटर हुआ है इस आत्महत्या का, इसके बाद से आप कहीं पे भी जाइए, हर आदमी, यहाँ तक कि महिलाएँ भी कहीं-कहीं जो सवाल उठाती हैं कि आखिर पुरुषों के पास कोई कानून है कि नहीं? ये जो, क्योंकि ये जो सेक्शन 498 ए है, ये तो महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के लिए बनाई गई थी, लेकिन आज उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो हर जगह अब ये सवाल उठ रहा है कि अगर दुरुपयोग हो रहा है, तो पुरुषों के पास भी तो कोई राइट्स होने चाहिए जिससे वो बच पाएँ।
देखिए, ये कानून तो 498 की जहाँ तक बात करें, और ये एक कानून नहीं है, बहुत तमाम कानून है। डोमेस्टिक हुँ, वायलेंस एक्ट है, हुँ, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, हुँ, 498 है। हमने हुँ, इनफैक्ट देखा है पिछले कुछ समय में कि 377 आईपीसी एक है, अननेचुरल ऑफेंसेस। उस तरह के हुँ, एलिगेशंस भी महिलाएं कई बार लगा देती हैं क्योंकि वो सीरियस ऑफेंसेस हैं। इनफैक्ट यहाँ तक देखा गया है कि किसी किसी केस में केस को और ज़्यादा सीरियस बनाने के लिए, अरेस्ट करवाने के लिए बच्चों को भी वेपनाइज किया गया है, जहाँ पे परिवार के छोटे बच्चों से एलिगेशन लगवाए गए हैं अपने फादर के खिलाफ, अपने अंकल हुँ, के खिलाफ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के खिलाफ कि इन्होंने सेक्सुअली हमें असोल्ट किया है, हुँ, जस्ट टू सेटल स्कोर्स, जस्ट टू टीच देम अ लेसन। क्योंकि पॉक्सो में जो हुँ, बच्चों के खिलाफ सेक्सुअल असोल्ट और ऑफेंसेस की बात हाँ, करता है, बहुत सीरियस हुँ, ऑफेंस है। हुँ, तो इस तरह के तमाम ऑफेंसेस और हर लॉ का बहुत बहुत ज्यादा दुरुपयोग हुआ है। इनफैक्ट जिन लोगों के लिए और जिन महिलाओं के लिए कानून बनाए गए थे, तो मुझे नहीं लगता उनको रियल बेनिफिट कोई पहुंचा भी है। तो हुँ, ये तो ऑल ऑफ दीज लॉज आर वन साइडेड। हुँ, अब कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस का जो कानून है वो किसी भी हुँ, सिविलाइज्ड जूरिस्प्रूडेंस में या किसी भी सिविलाइज्ड सिस्टम में जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। हुँ, हम क्यों इस स्टीरियोटाइप को आज भी लेके चल रहे हैं कि अगर वायलेंस परपेट्रेट कोई करता है तो आदमी ही करता है महिला पे? हुँ, क्यों हमारा जो डोमेस्टिक वायलेंस का प्रोविजन है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है? क्यों कोई हस्बैंड नहीं उसको इन्वोक कर सकता? क्यों ये एक्सट्रीम स्टेप ही लेना पड़ता है हर हस्बैंड को कि जब वो फाइनली सुसाइड कर लेता है और सुसाइड नोट देके जाता है तब जाके 306 का मुकदमा दर्ज होता है और लोग अरेस्ट हुँ, होते हैं? उसके अलावा कोई रेमेडी उसको दिखती नहीं है अपनी लाइफ टाइम में। हुँ, तो ये तो दिस इज द नीड ऑफ द आवर, और अभी की बात नहीं है। फॉर डेकेड्स वी हैव हुँ, बीन सेइंग दैट शुड बी मेड जेंडर न्यूट्रल। हुँ, और देखिए, फॉल्स केसेस में ना एक तो प्रोविजन बना देने की बात है, दूसरी है कि कोर्ट्स ने और सिस्टम ने उसको कैसे इंटरप्रेट किया। हुँ, अब हिंदुस्तान में अब अगर आंकड़े निकाल के आप देखें तो करीबन 1.8 लाख जो लोग हैं वो अरेस्ट हुए हैं एक साल में, 498 406 में। मैं हुँ, अभी दूसरे सेक्शंस की बात कर रहा। हुँ, एंड ये ज्यादातर लोग, 90% लोग इसमें से बाद में जाके बरी होंगे। ये अरेस्ट हो गए एक बार, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, हाँ, नॉन जमानत बेल के लिए आपको कोर्ट में हुँ, हाजिर करवानी पड़ती है। हुँ, इसका ही मतलब है कि आपको थाने पे या वैसे जमानत नहीं मिलेगी, आप अरेस्ट होंगे, आप कस्टडी में हुँ, जाएंगे, आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा, तब आप जमानत लगाएंगे। कोर्ट हुँ। आपको जमानत देगी नहीं देगी, फिर आप उसमें भी अपीलेट कोर्ट उसमें में भी जाएंगे। तारीख मिलेगी तब, उसमें भी तारीख पड़ेगी। उसमें भी तारीख कई बारी मिलना बड़ा मुश्किल है, डेट लग जाती हुँ, है, कई बारी प्रोसिक्यूटर साहब छुट्टी पे हैं, कई बारी हुँ, कोर्ट छुट्टी पे है, कई बारी कोई फाइलिंग होनी होती है वो टाइम से नहीं हुई। तमाम उसके रीज़न होते हैं हुँ, जिसकी वजह से अड़चन होती है बेल एप्लीकेशन। हुँ, जबकि एक बेल एप्लीकेशन एक ऐसी चीज़ है जो उसी समय उसी दिन डिसाइड होनी चाहिए, क्योंकि हुँ, किसी की पर्सनल लिबर्टी की आप बात करें, किसी की लाइफ हुँ, जो है वो हुँ, स्टेक पे है। तो उसमें बहुत बहुत समय लग जाता है। तो हमारा जो हिंदुस्तान के, मैं फिर से इसको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे लेके आ रहा हूँ कि हमारा जो लॉ है वो बहुत ज़्यादा एंटी बेल है। और इसी तरह से उसको इंटरप्रेट किया गया है। बेल जो है वो यूजुअली ग्रांट्स कोर्ट्स नहीं करते फर्स्ट इंस्टेंस हुँ, में, फिर आपको हायर कोर्ट्स में जाना पड़ता है, और जैसे आप हायर अप जाते हैं आपके बेल के चांसेस थोड़े थोड़े बेटर होते जाते हैं। हुँ, बट अल्टीमेटली द ट्रायल कोर्ट्स शुड बी सेंसिटाइज्ड टू ग्रांट बेल इन मोर केसेस। हुँ, एंड ये जो ऑफेंसेस है इनको कंपाउंडेबल, जिसे कहते हैं कॉम्प्रोमाइजेबल, बनाने की भी थोड़ी आवश्यकता है। हुँ, आज की डेट में क्या है कि कई बारी ये एक बार एफआईआर दर्ज हो जाती है, उसके बाद जेल चले जाते हैं, बेल आपको लेनी पड़ती है, अपने ही नहीं अपने परिवार वालों के खिलाफ भी। और उसके बाद अगर किसी केस में कोई सेटलमेंट किसी का होता भी है, तो हुँ, लॉ आपको उसको सेटल भी नहीं करने देता। आपको फिर हाई कोर्ट जाना पड़ता है, एक स्पेशल एप्लीकेशन लगानी पड़ती है कि हम इस केस को अब खत्म करना चाहते हैं। फिर हुँ, बहुत सारे ऐसे केस हैं जहाँ पे लोग फिर साथ रहना शुरू हो जाते हैं। तो हुँ, वो भी एक लॉ में बहुत बड़ा फ्लॉ है, और सबसे बड़ा फ्लॉ जो हमारे लॉ में ये है, वो है कि फॉल्स केसेस को हम पनिश नहीं कर पाए हैं। हुँ, और जो झूठे एफिडेविट होते हैं, झूठी कंप्लेंट्स होती हैं, थियरी में तो लॉ में बड़ा अच्छा प्रोविजन है कि 7 साल 10 साल उम्र कैद तक की सजा मिल सकती है अगर कोई हुँ, झूठा मुकदमा डालता है और मिसयूज करता है हुँ, लॉ को। ये थियरी में है, इंडियन हाँ, पीनल कोड में है, हमारे नए बीएनएस में भी है। हुँ, बट जहां तक बात आती है प्रैक्टिकलिटीज की, कोर्ट्स इतने इंक्लाइंड नहीं दिखे हैं अनफॉर्चुनेटली हुँ, पिछले कुछ दशकों में, कि वो पर्जरी जिसे कहते हैं झूठा मुकदमा डालना और झूठी गवाही देना कोर्ट में, उसके खिलाफ और ज्यादा एक्शन लें। क्योंकि देखिए, जब तक हम वो नहीं करेंगे, जब तक हम हुँ, एग्जाम्पल नहीं सेट करेंगे उन लोगों के लिए कि अगर आपने कोई झूठी कंप्लेंट लगवाई है और अगर हुँ, आप उसको आप साबित नहीं कर पाते हो अपने एलिगेशंस को, तो फिर हुँ, आपका जेल में जाना जो है वो तय है। हुँ, और ओथ पे अगर कोई झूठी बात बोलता है तो उसको लॉ बड़ा सीरियसली लेता है। ऐसा बहुत जरूरी है करना, बिकॉज अगर आपने एक केसेस में, दो केसेस में, 5 केसेस में एग्जाम्पल बनाया तो उसका हुँ, डेटरेंट इफेक्ट समाज में बड़ा जाता है, जहाँ पे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है कि अगर आपने कोई गलत एफिडेविट फाइल किया, बड़ी महिलाएं, जैसे हम मेंटेनेंस के इशू पे बाद में आएंगे, तो हुँ, झूठे एफिडेविट फाइल कर देती हैं।
तो हम्म। उस केसेस में लॉ जो है वो थियरी में ही नहीं, प्रैक्टिस में भी इस तरह के एक्शंस लेने चाहिए। अब बहुत सारे लोग हैं वो बरी हो जाते हैं फाइनली, बट नहीं कोर्ट तो कह देती है कि पॉइंट यही है प्रोसिक्यूशन। ना कि पॉइंट यही है ना कि आप अगर कोर्ट अगर ये इनको सजा देगी भी फॉल्स केसेस में, तो बाद में बेल मिल जाएगी, तो इसे भी तो बेल ना मिलने ऐसा कानून बनना पड़ेगा ना फिर कि सजा हो गई तो आप इतने टेन्योर के लिए आपको जेल में रहना ही पड़ेगा, बेल नहीं मिलेगी तो लोगों देखिए के अंदर डर भी बैठे। बिल्कुल। देखिए, अगर कोई केस कोर्ट में चलता है और कोर्ट फाइनली इस कंक्लूजन पे आती है कि ये इसमें गलत बयानी हुई है और हम्म। झूठा केस ये डाला गया था, तो हम्म। उस केस में अगर कोर्ट एक्शन लेती है और बाद में सजा होती है, तो उस केस में बेल लेना बहुत ही मुश्किल है। वो सिर्फ लिमिटेड हेल्थ ग्राउंड्स या एक्सट्रीम केसेस में आपको मिल सकता है। उसका रीजन ये है हम्म। क्योंकि ये कोर्ट ने आफ्टर अ ट्रायल आपके केस को झूठा पाया है। तो वो एक अलग हम्म। पेडेस्टल पे एक केस होता है। प्रॉब्लम तो यही हम्म। है कि वो प्रोसेस ही इनिशिएट नहीं होता पर्जरी का। एक बार वो हम्म। इनिशिएट होना शुरू होगा, लोगों को सजा होनी शुरू होगी, तो बेल के तो चांसेस उन केसेस में ऑटोमेटिकली कम होते हैं। बट हम्म। मैंने अपने एक्सपीरियंस में नहीं देखा कि कोर्ट्स बहुत इंक्लाइंड हो इस तरह के केसेस इनिशिएट करने के लिए। और जब तक हम्म। हम ये नहीं करेंगे तब तक ओथ की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू से, हम तमाम हम्म। दुनिया में प्रैक्टिस करते हैं, हम देखते हैं कि ओथ की, शपथ की, कोर्ट के प्रोसेस की बहुत ज्यादा एक रिस्पेक्ट है, बहुत ज्यादा एक रिगार्ड है। यहाँ पर तो मतलब लोग सोचते ही नहीं है कुछ भी केस फाइल कर देने से पहले, कोई भी एफिडेविट दे देने से पहले, क्योंकि पता है कल को बरी ही होगा सामने वाला, तो डाउन साइड तो हम्म। कोई है नहीं, डिसइंसेंटिव हम्म। कोई है नहीं। ज्यादा से ज्यादा कुछ जो लीगल प्रोसेस में खर्चा होगा तो हम्म। वो वैसे भी रिकवर कर लेते हैं लोग एक्सटॉर्शन करके, झूठे केसेस डाल के, हम्म। तो कोई डिसइंसेंटिव नहीं है। इसलिए कोई दो बार सोचता भी नहीं है गलत केस फाइल करते हम्म। हुए। अच्छा, मैं ये वाले सवाल से पहले मैं आपसे फॉल्स केस पे ही बात करने वाला था। तो अगर मैं ये पूछूं कि ये जो पूरा मामला है डोमेस्टिक वायलेंस और ये सब, इन मामलों में पुरुषों के खिलाफ आपको क्या लगता है कितने परसेंट फॉल्स केस रजिस्टर होते होंगे? देखिए, इसके कोई ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स तो मैं नहीं देख पाया हूँ, बट अगर मैं कन्विक्शन रेट के हिसाब से चलूँ, बिकॉज हम्म। कन्विक्शन जो है वो एक मापदंड है केस की ट्रूथफुलनेस या फॉल्सिटी को हम्म। देखने का। तो पिछले कुछ सालों में अगर एफआईआर होती है तो 90% जो एफआईआर होती है, और क्रिमिनल ट्रायल में कुछ स्टेजेस होती हैं, ये जानना थोड़ा हम्म। जरूरी है कि एफआईआर एक बार अगर किसी मुकदमे में हो जाती है तो उसके बाद हमने ये देखा है कि 498, 406 और इस टाइप के मुकदमों में नब्बे हम्म। परसेंट केसेस में वो चार्जशीट में तब्दील हो ही जाती है। चार्जशीट में हम्म। तब्दील हो जाने का मतलब है कि पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट किया है, एंड पुलिस ने ये पाया है कि इस केस में मुकदमा आगे चलना चाहिए, क्योंकि पुलिस के हम्म। पास भी ऑप्शन होता है कि झूठे केस को आप बंद कर सकते हैं उसी समय। हम्म। उसमें क्लोजर रिपोर्ट उसको लॉ में कहा जाता है। तो हम्म। 90% केसेस तो वैसे ही कोर्ट के सामने आ जाते हैं कि अब आप इस मैटर को ट्राई करिए, इनको सम्मन हम्म। करिए और इनके खिलाफ मुकदमा चलाइए कोर्ट में, जिसे ट्रायल कहते हैं। हम्म। उन 90% केसेस में करीबन हमने पिछले कुछ सालों में देखा है 15 से लेके 20% केसेस में फाइनली ट्रायल के बाद हम्म। जाके सजा होती है। बाकी 80% लोग, 85% लोग इन केसेस में बाइज्जत बरी होते हैं। और हम्म। वो ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाती अपनी बात। बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं जहां पे ये साबित हो जाता है कि ये झूठा हम्म। ऑफेंस था। तो जो कन्विक्शन के जो स्टेटिस्टिक है वो तो बहुत ट्रबलिंग है। अगर हम्म। इससे हमें एक सिग्नल नहीं मिलता कि हमें पूरे सिस्टम को ही, इन लॉज को और उसको, हम्म। वी नीड टू गिव इट अ रीलुक, देन आई डोंट नो व्हाट वुड मेक अस रीथिंक। अच्छा, मैं वही वाली बात फिर से कि मैं थोड़ा-सा ध्यान दे रहा था शब्दों पे, लेकिन फिर मैं दूसरे टॉपिक पे आ गया, राइट्स वाली। पुरुषों के पास पुरुषों के पास क्या है? अगर इसका ये जो अभी अतुल के साथ जो हुआ, अब इसके बाद अगर अतुल आत्महत्या नहीं करते, वैसे आत्महत्या तो किसी भी चीज़ का इलाज नहीं है, उनको नहीं करना था चाहिए था। लेकिन अगर वो आत्महत्या नहीं करते, तो वो इससे कैसे फाइट करते? और जितने भी अभी पुरुष हैं जो अभी आप मैं हम लोग ने जितने भी अभी तक इस मैटर पे वीडियो बनाई है, अपनी ही वीडियो के अगर हम कमेंट्स पढ़ते हैं या अगर हम कहीं पे मैसेज भी देखते हैं, तो सब में यही होता है कि हम मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, न्याय नहीं मिलेगा, जुडिशरी कमज़ोर है, ये इसमें न्यायपालिका में ही घूसखोरी चल रही है। आदमी आरोप लगा रहे हैं, भरपूर आदमी आरोप लगा रहे हैं। आखिर उनके पास राइट्स क्या है? वो जितने भी लोग इसे देखेंगे तो आखिर ये तो समझे कि क्या पुरुष लड़ सकता है कि क्या फिर वही एक ऑप्शन है जो अतुल ने किया हो अपने साथ? देखिए, ऑप्शन जो ये है कि अब इतने सारे मुकदमे जब किसी के खिलाफ आ जाते हैं, हुँ। अनफॉर्चुनेटली उन केसेस को अब कंटेस्ट करना और डिफेंड करना ही आपका एक ऑप्शन है।
हुँ, बहुत केसेस में अब ये जो सारे केसेस इतने टाइम तक चल रहे थे, और स्पेसिफिक्स में तो मैं नहीं जाऊंगा, बट बहुत सारे केसेस को थोड़ा बेटर हमेशा कंटेस्ट किया जा सकता है। हुँ, और ये दिस इज अल्टीमेटली डिफेंडिंग ईच केस, और क्योंकि हुँ, आदमियों के लिए कोई कानून नहीं है तो वो हमेशा डिफेंस पे ही होता है इन सब मुकदमों को लेके। हुँ, चाहे वो खर्चे का केस हो, चाहे चाइल्ड कस्टडी का केस हो, चाहे हुँ, वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, चाहे रेजिडेंस ऑर्डर का केस हो, तो हर हुँ, केस में वो डिफेंस पे ही है। हुँ, और प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में ये है, आइडियली किसी भी सिस्टम में ये होना चाहिए कि आपके खिलाफ अगर कोई केस डला है तो उसकी कोई तो फाइनाइट टाइमलाइन होनी चाहिए जिसके अंदर वो डिस्पोज ऑफ होगा वो मुकदमा। चाहे वो हफ्ता, हुँ, 15 दिन, 6 महीना, 1 साल, कोई तो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल होनी चाहिए उसके लिए। बट हुँ, अनफॉर्चुनेटली हमारे हमारे मुल्क में कैपेसिटी, विलिंगनेस, या जो भी आप उसको कह लें, इतनी कमी है कि 5-5, 10-10 साल ये केसेस जो हैं अल्टीमेटली हुँ, पेंडिंग रहते हैं। कुछ लोग थक हार के क्या करते हैं, वो सेटल कर लेते हैं ऑपोजिट पार्टी से, हुँ, क्योंकि हुँ, मोर और लेस हर मुकदमे में एक फाइनेंशियल मॉनेटरी डिमांड होती है। हुँ, और उस हुँ, मॉनेटरी डिमांड को या तो वो किसी तरह से लोन लेगा, या किसी तरीके से वो कुछ बेचेगा, और उसके बाद हुँ, उस एक्सटॉर्शनेट या हुँ, ब्लैकमेलिंग कह सकते हैं उसको, लीगल फॉर्म ऑफ हुँ, ब्लैकमेलिंग जो डिमांड है उसको वो फुलफिल करेगा, या फिर वो इन मुकदमों को लड़ता रहेगा। और बहुत हुँ, पेशेंस चाहिए, बहुत इसमें आपको प्रेपरेशन चाहिए। हुँ, आप यू हैव टू डू योर जॉब ऑल्सो, यू हैव टू डिफेंड दीज केसेस, समटाइम्स डिफेंडिंग दीज केसेस बिकम्स अ फुल टाइम जॉब। हुँ, तो अल्टीमेटली नाउ द बॉल इज इन द लेजिस्लेचर्स कोर्ट कि हुँ, आपको इन कानूनों को अभी रिव्यू करना है। ये हुँ, ऐसा नहीं है, फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस की बात अगर मैं करूं, हुँ, 5 मुकदमे, 4 मुकदमे एक ही केस में एक ही वाइफ एक हस्बैंड के खिलाफ डाल सकती है मेंटेनेंस के लिए। अब हुँ, क्या लॉजिक है, क्या रैशनल है कि एक ही चीज के लिए आपने 5 सेक्शन बना रखे हैं, 5 रेमेडीज बना रखी है? हुँ, अल्टीमेटली वो एक ही वाइफ है, एक ही हस्बैंड है, अगर कोई उसको मेंटेनेंस देनी है, उसको एलिमनी देनी है, तो वो एक कोर्ट डिसाइड कर सकती है। एक कोर्ट के सही बात। सामने आप एफिडेविट्स रखिए, सारे मटेरियल्स रखिए, वो कोर्ट डिसाइड करेगी। क्यों ये हुँ, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स है, क्यों ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉज है कि एक ही चीज के लिए 4-4 मुकदमे हम डाल रहे हैं? हुँ, एंड इसका कोई रैशनल मुझे तो समझ नहीं आया। हुँ, अब अल्टीमेटली इससे होता क्या है, मल्टीप्लिसिटी होती है, इतने सारे केसेस आपको डिफेंड करने हैं। कई बार हुँ, ऐसा होता है, एक केस में कोर्ट बोल देती है कोई चीज आपकी फेवर में, दूसरे केस में उन्हीं तथ्यों पे, उसी मैरिज में, उन्हीं फैक्ट्स पे कोई दूसरी कोर्ट कोई और व्यू ले लेती है। फिर एक हुँ, हायर कोर्ट में उसको लाना पड़ता है, और वो उस कंट्रोवर्सी को रिजॉल्व करने के लिए। एंड अल्टीमेटली नोबडी गेन्स फ्रॉम दिस प्रोसेस एक्सेप्ट द स्टेक होल्डर्स ऑफ द सिस्टम, पीपल डोंट हुँ, गेन फ्रॉम द प्रोसेस। और इससे क्योंकि इन चीजों में इतना हुँ, समय लगता है किसी इनजस्टिस को भी करेक्ट करने में, फिर वो तमाम एक्सटॉर्शन, एक वो पैकेज जो होता है केसेस का, वो सारी चीजें चल रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मल्टीप्लिसिटी को भी कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, और एक इशू पे एक कोर्ट होनी चाहिए, एक सेक्शन ऑफ लॉज होने चाहिए। एंड सेकेंडली जो ये सीरियस क्रिमिनल लॉज की हमने बात करी, इसको भी थोड़ा डाइल्यूट करने की बहुत बहुत जरूरी नीड है। हुँ। तो ये माने कि पुरुषों के पास कोई राइट्स नहीं है। अगर आपके आपके ऊपर अगर किसी भी शादीशुदा आदमी के ऊपर अगर ऐसी धाराएँ लग जाती हैं तो बस इससे लड़ता रहे और कुछ नहीं। और कोई ऑप्शन नहीं है। और या तो फिर अतुल की तरह अतुल से जैसे डिमांड हुई थी 3 करोड़ की वैसे ही अगर पैसा दे दें जैसे आपने बताया या तो लोन लो या तो कुछ लो, भाई दे दो तो फिर छुटकारा मिल जाए और उस पे भी भरोसा नहीं है कि ये छुटकारा मिलेगा कि नहीं। अगर दूसरी देखिए पार्टी की लालच ये बढ़ गई। कुछ हाँ, बोलिए। देखिए ये चैलेंजेस हैं सिस्टम के, बट ऐसा नहीं है कि हर कोई यही एक्सट्रीम स्टेप लेता है। इनफैक्ट बहुत लोग हैं जो लड़े हैं, जूझे हैं इन चीज़ों हुँ, से, और उससे बाहर भी निकले हैं। ऐसे भी हुँ, केसेस हैं जहाँ पे कोर्ट्स ने एक्शन लिया है फाइनली। वो जो हुँ, कहते हैं ना कि व्हील्स ऑफ जस्टिस ग्राइंड स्लो, बट दे ग्राइंड हुँ, एक्सीडिंगली फाइन। समय इसमें हुँ, ज़रूर लगता है। और बट ये एक अलार्म बेल होनी चाहिए सभी के लिए कि अब एक सिस्टम को रीइमेजिन करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ प्रेज़ेंट हुँ, सिस्टम जो है, प्रेज़ेंट प्रोसेसेस हैं, उसमें तो इतना समय लग जाता है। जैसे कोई कहते हैं ना कि इन जो ऑर्डिनरी इंडियन लिटिगेशन है, उसमें जो हुँ। विनर है, वो भी लूज़र है, और लूज़र है वो तो कहीं है ही नहीं। द लूज़र इज़ हाँ, डेड। वो तो है ही इट्स नहीं। एज़ बैड द वो प्रोसेस। एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हुँ, रीइमेजिन इसको करें, बट मेरा तो मैसेज यही होगा कि अगर इस तरह की कुछ केसेस हैं, आप उसको कंटेस्ट करें, डिफेंड करें, बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखने को, और एंड फाइनली यू शुड हैव फेथ, बिकॉज ऐसा हुँ, नहीं है कि लोग इन चीज़ों से नहीं निकले। हुँ, बहुत जजमेंट्स ऐसे भी हैं और बिल्कुल जो कानून का जो पर्सपेक्टिव है वो इतना भी वन साइडेड नहीं है। फॉर एग्जांपल हम कई बारी कोर्ट्स में आर्ग्यू करते हैं, हाई कोर्ट्स ने ये व्यू लिया है कि
बड़ी महिलाएं हैं जो ऐसे ही एलिगेशन लगा देती हैं, और पति परिवार के 15 लोगों को, फॉर एग्जांपल हमने केसेस देखे, उनके खिलाफ एलिगेशन लगा दिया कि इसने भी मुझे टॉर्चर किया है, इसने भी डाउरी मांगी है, इसने मेरे कंगन ले लिए और नहीं वापस किए, इसने मेरे को गलत निगाह से देखा, इसने मुझे ये कहा। 15 लोगों के खिलाफ आप वेक टाइप के एलिगेशन लगा देते हैं, और कोर्ट्स ने बहुत जल्दी एफआईआर होने के 15 दिन में, 1 महीने में, 1.5 महीने में उन केसेस को कॉश किया है एट द वेरी आउटसेट, और एक इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करी है। तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट्स उस चीज को देख नहीं रही, बट वही बात होती है अब किसके पास किस तरह की लीगल रिप्रेजेंटेशन है, कितना वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में है, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें फिर आ जाते हैं। अच्छा, ठीक है। ये तो पता चल गया। अब जिनको जो समझना होगा वो इस वीडियो से समझ जाएंगे कि उनके पास ये, मेरा मोटो तो यही था कि इस चीज़ को, जो जनरल में जो भेदभाव है जुडिशरी में, वो पता चल जाए, और एक तरह से वो क्लियर हो चुका है। अब बात करें कि एलिमनी पे, तो क्या पुरुष भी एलिमनी को के लिए डिमांड कर सकते हैं? देखिए, एक दो सेक्शंस हैं लॉ में, फॉर एग्जांपल हिंदू मैरिज एक्ट में, जहां पर हम्म, जो कि मेंटेनेंस के स्टैंड पॉइंट से जेंडर न्यूट्रल है। तो वो हम्म, डिस्टिंग्विश नहीं करते कि ओनली वाइफ कैन फाइल अगेंस्ट द हस्बैंड। कोई भी स्पाउस जो है वो दूसरे स्पाउस के खिलाफ डाल हम्म, सकता है, अगर आप यू डू नॉट हैव द मीन्स टू सपोर्ट योर सेल्फ एंड द अदर पार्टी हम्म, हैज द फाइनेंशियल मीन्स। तो उन केसेस में डाला जा हम्म, सकता है। इनफैक्ट कुछ डिसीजंस हैं भी, वो बहुत रेयर ओकेजन होती है जहाँ पे हम्म, हस्बैंड इस तरह की कोई एप्लीकेशन लगाते हैं और कोर्ट उसको ग्रांट करती है, बहुत बहुत रेयर है ये। बट लॉ में प्रावधान है। फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली अगर किसी केस में कोई स्टे एट होम फादर है जो वाइफ हम्म, के करियर को सपोर्ट करने के लिए हम्म, बच्चों का उन्होंने ख्याल रखा और कंट्रीब्यूट हम्म, किया टू कीपिंग द हाउस होल्ड टुगेदर फॉर द वाइफ हम्म, सक्सेस, ही कैन गो हम्म, इन द लॉ, इन द स्पेशल मैरिज हम्म, एक्ट एंड हिंदू मैरिज एक्ट, वो मेंटेनेंस के लिए हम्म, एप्लीकेशन लगा सकते हैं। बट वहां पर भी उनको बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स का जो है वो सामना करना पड़ सकता है और पड़ता है नॉर्मली, क्योंकि एक दिमाग में जो एक बायस है, एक जो इमेज है वो हस्बैंड की, ये, एंड दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग बाय द वे, कि हस्बैंड जो हम्म, है वो इज द प्रोवाइडर ऑफ द फैमिली, ही इज द मैन ऑफ द हाउस, ही इज वेयरिंग द पैंट्स इन द फैमिली। सो आप हम्म, मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगा रहे हैं वाइफ के खिलाफ, तो उसको कैसे परसीव किया जाएगा बाय स्टेक होल्डर्स, वो हम्म, देखना पड़ेगा। बट लॉ में बिल्कुल प्रावधान है, और ऐसा नहीं है कि बहुत सालों से कुछ सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स हो भी रहे हैं जहाँ पे इस तरह के स्टीरियोटिपिकल नॉर्म्स और इस माइंडसेट को हटाने की कोशिश जारी है। बट ये है कि इन तरह की कोशिशों में को समय लगता है। ये एक सोशल चेंज और सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात हम लोग कर रहे हैं। बट जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, द प्रोविजन इज हम्म, देयर। बट ऑब्वियसली हम्म, वाइफ कैन सीक मेंटेनेंस अंडर 5 लॉज। डोमेस्टिक हम्म, वायलेंस एक्ट है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है। तो तमाम लॉज अगेन हैं। बट हम्म, एक दो लॉ ऐसे भी हैं जहां पर हस्बैंड भी वो रेमेडी सीख कर सकता है। अच्छा, जैसे इसमें अतुल वाले में मेंशन है कि 498A है, 323 है, 504 है, 506 है, और आईपीसी के फिर डीपी एक्ट 3/4 है। मतलब क्या एलिमनी के लिए आप जितने धाराएं चाहे आप उतने ठोकते जाओ, आपको कहीं ना कहीं से तो, क्योंकि इस पूरे केस में यही दिखा कि असली पूरा मैटर पैसे का था। अतुल ने भी पूरी वीडियो में सबसे ज्यादा बात पैसे पे की कि मेरे को इतना वो बार बार मेरा खर्चा इतना हो रहा था, ये हो रहा था, तो इसके कारण मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, मुझे न्याय नहीं मिल रहा था, मैं आत्महत्या कर लिया। तो कितने ऐसी धाराएं हैं जो लगाए जा सकते हैं एक आदमियों पे, महिलाओं द्वारा? देखिए, ये जो सेक्शंस आपने जी, ये जो हम्म, सेक्शंस आपने बताए उत्कर्ष, ये तो क्रिमिनल लॉ के सेक्शंस हैं। हम्म, फॉर एग्जांपल 498 जो है वो क्रूअल्टी बाय हस्बैंड एंड फैमिली मेंबर्स है फॉर डाउरी। हाँ वो, 323 जैसे आपने बताया वो है कॉजिंग हर्ट, इस तरह के हम्म, एलिगेशन लगाए जाते हैं कि मुझे मारा। हम्म, हम्म, अ, तो वो उसका सेक्शन है। 506, हम्म, 509, 506 है जान से मारने की धमकी। ये हम्म, भी मैं केस स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ, बट जनरली हर दूसरे मुकदमे में हिंदुस्तान में सेक्शन लगा दिया जाता है हम्म, 506 का, कि आपने मुझे जान से मारने की धमकी दी। बिकॉज उस बात हम्म, की कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस हो या ना हो, आप तो बस हम्म, ये कह सकते हैं जी हम दो ही लोग थे मौजूद वहां पर, उन्होंने जान से मारने की धमकी दी, तो चलो जी इसमें हम्म, एफआईआर आप कर दो। तो ये हम्म, सेक्शंस तो हैं क्रिमिनल वाले। जो हम्म, मेंटेनेंस के केसेस हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया कि 4 लॉज में तो डाले जा ही सकते हैं, और जिस हम्म, बात का कोई रैशनल बिल्कुल लॉ में नहीं है। अब हम्म, कुछ जजमेंट्स ये जरूर कहती हैं कि अगर 5 मुकदमे मेंटेनेंस के डल गए आपके खिलाफ, तो अगर आप दूसरी या तीसरी अदालत हैं तो आप कंसिडर करेंगे कि जी दूसरी कोर्ट ने कितना मेंटेनेंस उस केस में ऑर्डर किया है, तो यू हम्म, हैव टू कीप दैट इन कंसिडरेशन। हम्म, बट ये सारे जजमेंट जो है वो ये नहीं कंसिडर कर रहे कि अल्टीमेटली अगर एक ही आदमी की आपने डिपेंडेंसी देखनी है,
एक ही आदमी की इनकम देखनी है, आपने ये हम्म, देखना है कि उस हस्बैंड ने वाइफ को नेग्लेक्ट भी किया कि नहीं। हम्म, तो ये सारा कंसिडरेशन तो एक ही कोर्ट का होना चाहिए अल्टीमेटली। हम्म, क्यों एक मैजिस्ट्रेट भी उस मुकदमे को देख रहा है, एक फैमिली कोर्ट भी देख रही है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी देख रही है। तो इस बात का तो कोई रैशनल बेसिकली समझ आता नहीं है। जो हम्म, रैशनल ओरिजिनली था वो ये था कि एक कोर्ट जो है वो इंटरिम मेंटेनेंस देगी थोड़े समय के लिए, ताकि कोई जो इमीडिएट फाइनेंशियल नीड्स हैं वो उसकी मीट हो जाए। बाद में एक कोर्ट फाइनली भी लमसम अमाउंट भी ग्रांट कर सकती है डिवोर्स के टाइम पे, अगर उसको लगता है कि एक पार्टी का नेग्लेक्ट हुआ है और अब इसमें हम्म, हम डिवोर्स ग्रांट कर रहे हैं। तो ये एक दो रेमेडीज बस थी लॉ में। हम्म, बट क्योंकि अब ये लॉज बढ़ते गए और अब कोई भी ऐसा नहीं दिखना चाहता, एंड ये हम्म, परसेप्शन और ऑप्टिक्स की बात है कि हम किसी कानून को वापस ले रहे हैं और हम किसी चीज को डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं। बिकॉज तमाम तरह के इंटरेस्ट ग्रुप फिर ये भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि डाइल्यूट किया जा रहा है लॉ, दिस इज एन एंटी हम्म, वुमन स्टेप। जबकि वो एंटी हम्म, वुमन स्टेप नहीं है। वो हम्म, बेसिकली अगर किसी जेन्युइन केस में कोई महिला भी अगर एक केस में आती है तो वो भी उसके लिए भी बेटर है, क्योंकि अगर एक हम्म, ही कोर्ट के सामने वो मुकदमा होगा तो वो कोर्ट हम्म, भी टाइमली एक बेटर ऑर्डर पास कर सकती है। और हम्म, जो कोर्ट्स जो हमारी इतनी ओवरबर्डन और क्लॉग हो चुकी है मुकदमों से, 4.5 करोड़ मुकदमे इस समय हिंदुस्तान की कोर्टों में पेंडिंग हैं। तो हम्म, उन केसेस में जेन्युइन लोगों को भी न्याय मिलना आसान हो जाएगा अगर हम्म, हम इन रेमेडीज को स्ट्रीमलाइन करें। और हम हम्म, परसेप्शन के बारे में ना सोचें कि अगर हम इस कानून को डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं या इस कानून को रिपीट कर रहे हैं तो क्या मैसेज जाएगा। क्या हम ऐसे तो नहीं लगेंगे कि हम महिलाओं के लिए जो कानून बने हैं उनको हटा रहे हैं, क्योंकि कई हम्म, बार पॉपुलिज्म भी बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, सही राइट। बात, तो उन चीजों को साइड में रखना पड़ेगा, पॉपुलिज्म को साइड में रखना पड़ेगा, इंटरेस्ट ग्रुप्स को साइड में रखना पड़ेगा, और एक रैशनल और जस्ट और फेयर एंड रीजनेबल अप्रोच से हमें आगे लॉ मेकिंग को देखना पड़ेगा। हम्म। अच्छा, ये एक दो क्वेश्चन और होंगे ये। कितना अमाउंट एलिमनी के लिए वो किया जा सकता है, डिमांड किया जा सकता है? जैसे ये पूरा डाउरी का केस हुआ, या यही केस अगर ले लिया जाए, तो इधर कोई 3 करोड़ मांग लेता है। एक हमने वीडियो भी वायरल होते हुए देखी है जिसमें जज साहिबा डांट लगा रही हैं कि 6 लाख रुपए की क्या ज़रूरत है एक महिला को मंथली चलाने के लिए। आपने भी वो देखी होगी। तो कितना अमाउंट एक बेसिक है जो एलिमनी के लिए वो रिक्वायर किया जा सकता है, डिमांड? देखिए, लॉ कोई मिनिमम या मैक्सिमम ले डाउन नहीं करता, और ना ही कोई हुँ, स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला इस बात का बनाया जा हुँ, सकता है। बट हाँ, लॉ प्रिंसिपल्स जरूर ले डाउन करता है कि इन मापदंडों को या इस स्टैंडर्ड को या इस प्रिंसिपल को दिमाग में रख के आपको मेंटेनेंस किसी भी मुकदमे में ग्रांट करना है। बिकॉज हुँ, हो सकता है कि कोई इंसान 20,000 भी कमाता हो, कोई 20 लाख 20 करोड़ भी कमाता हो, तो हुँ, लॉ फ्लेक्सिबल है उस रिगार्ड में। हुँ, बट क्या प्रिंसिपल्स हैं जो कोर्ट को अपने जहन में रखने हैं मेंटेनेंस की हुँ, एप्लीकेशन डिसाइड करते समय? कोर्ट हुँ, देखती है कि दोनों पार्टीज की क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, हुँ, क्या दोनों एक्टिव एम्प्लॉयमेंट में हैं, क्या हुँ, वो एक्टिव एम्प्लॉयमेंट में आने की पोजीशन में हैं, हुँ, क्या ऐसा तो नहीं है कि किसी स्पाउस ने एम्प्लॉयमेंट जो है वो छोड़ दिया है सिर्फ मेंटेनेंस लेने के लिए, अदरवाइज वो सक्षम है, और हुँ, अदरवाइज वो एक जॉब में थे भी काफी समय से, अब हुँ, दूसरे को फाइनेंशियल बर्डन करने के लिए अननेसेसरली इस हुँ, मेंटेनेंस के प्रोविजन में आए। ये बात भी कंसिडर करनी जरूरी है, इस पे जजमेंट्स हैं। ये बात भी करनी ज़रूरी है कंसिडर कि डिपेंडेंट्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल, एक पार्टी अगर किसी एजेड पेरेंट्स भी हैं, कोई एक डिसेबल्ड सिस्टर है, और 5 डिपेंडेंट्स हो रहे हैं, तो उनके इंटरेस्ट को भी मद्देनज़र कोर्ट को रखना है, बच्चों के इंटरेस्ट को मद्देनज़र कोर्ट को रखना है। और जहाँ हुँ, तक बच्चों का सवाल है, बोथ द पेरेंट्स आर इक्वली लायबल टू हुँ, मेंटेन द चिल्ड्रन। तो ये सारे फैक्टर्स को कम्युलेटिवली कोर्ट देखती है। इनकम टैक्स हुँ, रिटर्न्स होते हैं, आपका लाइफस्टाइल है, फॉरेन हॉलिडेज हैं, बहुत सारी चीज़ें कोर्ट्स ने हुँ, टेस्ट ले डाउन करे हैं। हुँ, और इसके लिए कोर्ट एफिडेविट मंगवाती है दोनों पार्टीज से, और हुँ, एक्सपेक्ट करती है उनसे, और ये एक्सपेक्टेशन प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं निकल के आई, कि कोर्ट्स एक्सपेक्ट करती है कि आप अपने एफिडेविट में सच बात बताएंगे। पिछले 3 साल के, 2 साल के, 4 साल के एसेट्स आप डिस्क्लोज हुँ, करेंगे, ताकि कोर्ट के पास एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन हो टू पास दैट ऑर्डर। हुँ, कोर्ट नॉर्मली लॉ ने ये रियलाइज किया कि हर केस में, और हजारों लाखों केसेस मेंटेनेंस के फाइल हुँ, होते हैं, कि हर केस में ऐसा हम नहीं इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे, हुँ, तो इसलिए आप एफिडेविट फाइल करिए। हुँ, बट वो एफिडेविट का जो पर्पस था कि सच इन्फॉर्मेशन कोर्ट के सामने आएगी और कोर्ट जल्दी से उस ऑर्डर को पास कर पाएगी, चाहे वो डिसमिस करे उस एप्लीकेशन को। हुँ, अब उस एफिडेविट का ही इतना ज्यादा दुरुपयोग शुरू हो गया है कि झूठे एफिडेविट रोज कोर्ट में फाइल किए जाते हैं। हुँ, बहुत लोग हैं जो नौकरियों में हैं, बट वो अपनी सैलरी कैश में लेना शुरू कर देते हैं, कहते हैं आप फॉर्मली हमें एम्प्लॉय मत दिखाइए कंपनी का,
बट हम प्रैक्टिकली डिफैक्टो काम करते रहेंगे, और फिर कोर्ट में हम्म, एफिडेविट फाइल कर दिया जाता है कि हमारी जीरो सोर्स ऑफ इनकम हम्म। है। कोई प्रॉपर्टी होती है, कई बारी रेंट यील्डिंग प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी जाती है अपने ही परिवार में अच्छा, किसी को, ये इसीलिए दिखाने इसीलिए के क्या ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो अपने माता पिता के नाम पे पूरी जायदाद कर देते हैं कि एलिमनी ये सब ना देना पड़े। लिए। देखिए ये बड़ी ये ट्रेंड आया है देखने में, और गिफ्ट आप भी डीड कर दी जान रहे हो जाती कि है मैं कई बारी। किसकी बात कर। देखिए मैं थोड़ी मूवीज कम देखता हूँ तो माफी चाहूंगा, नहीं, मैं तो बट क्रिकेटर्स ये में बात कर रहा हूँ, हार्दिक पांड्या वाली मैटर के। अब नाम, अब जब बात उठी है तो बात डायरेक्ट बोल देता हूँ, हार्दिक पांड्या में भी ये मैटर आया कि उन्होंने अपनी सारी जायदाद अपनी मम्मी के नाम कर दिया। अच्छा, मैं जी फैक्ट से थोड़ा वाकिफ नहीं हूँ इस केस के भी, हाँ। माफी चाहूंगा, हम्म, बट ये ट्रेंड बड़ा डिस्टर्बिंग ट्रेंड है। हम्म, क्योंकि देखिए होता क्या है इसमें, अब आपने हम्म, एफिडेविट फाइल कर दिया कोर्ट में किसी भी हम्म, मुकदमे में, और आपने कहा एसेट्स नहीं है, हम्म, और दूसरी पार्टी फिर आके पॉइंट आउट करती है कि ये देखिए कुछ एसेट है, तो हम्म, कोर्ट को उस समय ये करना चाहिए कि आपने कोर्ट में गलत एफिडेविट डाला है, आप पहले, बाद में तो हम बाकी बातें सुनेंगे, अब आप यहाँ से सीधा जेल जाएंगे, क्योंकि आपने जो फ्रॉड किया है हम्म, वो कोर्ट के साथ किया है। ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हम्म, जस्टिस के साथ ऑफेंस है, इन केसों को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया जाता है, आप तमाम दुनिया में देख लीजिए, बट यहाँ पे वो हम्म, सीरियसनेस हमें देखने को नहीं मिली अनफॉर्चुनेटली। तो इस तरह के हम्म, एफिडेविट कोर्ट्स के सामने आ जाते हैं, और कोर्ट उन एफिडेविट के बेसिस पे कोई भी ऑर्डर पास करती है। उसके बाद हम्म, बहुत केसेस होते हैं जहाँ पे इन्फॉर्मेशन ठीक, अब इफ यू डू गार्बेज इन गार्बेज आउट, अब आप वो ठीक इन्फॉर्मेशन कोर्ट के समक्ष नहीं रखेंगे तो ऑर्डर की क्वालिटी भी फिर क्या होगी, फिर उस ऑर्डर के खिलाफ अपील में जाना पड़ता है एक पार्टी को, और हम्म, फिर जो केस पेंडेंसी नीचे ऐड हो रही थी उसी से एक या दो राउंड्स ऑफ अपील और ऐड हो गए, तो हम वो हम्म, 4.5 करोड़ केसेस हमने 3 मुकदमे और एक एप्लीकेशन से ऐड कर दिए। तो हम्म, ये प्रॉब्लम्स मेंटेनेंस के लॉ में भी हैं, और मेरा तो कहना ये है कि जब तक कोर्ट्स पर्जरी को पनिश करना नहीं शुरू करेंगे और सीरियसली नहीं लेना शुरू करेंगे, तो हम्म। दिस वुड बी अ बिग प्रॉब्लम। अच्छा, चलिए यही आखिरी एक सवाल, आपको क्या लगता है कि ये लूप होल क्या है, ये पूरी न्यायपालिका में, जुडिशरी में क्या लूप होल है इस पूरे इसी मैटर में? मैं ज़्यादा बाकी बाकी चीज़ों में नहीं जाऊंगा, लेकिन क्या ये जो तारीख पे तारीख मिलती है वो एक बड़ा कारण है? क्योंकि इसमें देखा जा रहा है 120 डेट्स लगातार दे दिए गए। जब फायदा दिख रहा है जज को भी, जैसे बताया गया, उसने, अतुल ने बताया कि अ, उनको पैसे चाहिए थे, जब मैंने पैसे देने के लिए मना कर दिया तो उन्होंने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया, डेट पे डेट मिलने लगी। तो ये भी एक लूप होल है। ये जवाबदेही कौन देगा? देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो देखिए पेंडेंसी की है, और हम्म, ये बात आप अगर देख लें, सारे स्टेटिस्टिक्स तो ये निकल के आएगा कि वी नीड मोर जजेस, वी नीड हम्म, मोर इन्वेस्टिगेटर्स। हम्म, और ये थोड़ा सा स्लाइटली अनपॉपुलर ओपिनियन है, बट ये ग्राउंड रियलिटी है सिस्टम की। हम्म, तमाम हिंदुस्तान के यंग जजेस को मैं पढ़ाने भी जाता हूँ अकेडमीज, और उनसे इंटरेक्ट करता हूँ, हम्म, तो मैं देखता हूँ कि जिस जज के पास आइडियली, अब आप खुद देखिए ह्यूमन हम्म, लिमिटेशंस भी हैं, मैं इस केस की फिर से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसमें हम्म, नहीं जाना चाहता, बट आप ये देखिए कि जो जज आइडियली 200 हम्म, से 300 मुकदमे एक समय पे कर सकता है, हम्म, जो उसके बोर्ड पे होने चाहिए, और हर एक मुकदमे में आपको एविडेंस हम्म, सुनना है, हर एक मुकदमे में डिसाइड करना है, तो उसके पास कितने मुकदमे होते हैं? 6,000 मुकदमे एक कोर्ट में। हम्म, तो 6,000 मुकदमे कोर्ट में हैं, और हर रोज अगर आपकी कोर्ट में लगे हुए हैं 150 मुकदमे, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं हम्म, अगेन किसी पर्टिकुलर केस में वो नहीं हूँ, और हम्म, नॉर्मली अगर आप उस केस का रिकॉर्ड देखेंगे, और आप अगर थोड़े से भी कानून के जानकार हैं, तो आपको पता लगेगा कि इस केस में किस रीजन से जो है वो डेट लग रही है। हो सकता है कई बारी पेंडेंसी की वजह से हो सकता है कि कोई एक्सट्रेनियस फैक्टर भी हो, कोई और हम्म, मोटिव्स भी हो, उस वजह से डेट लग रही हो, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है पेंडेंसी, जिसको हम्म, हमें फिक्स करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। क्यों बाकी हम्म, ऐसे मुल्क हैं जहां पर 120 जजेस हैं पर मिलियन हम्म, पॉपुलेशन, हम्म, क्यों उन्होंने उस स्टैटिस्टिक को ठीक माना है? क्योंकि हम्म, देखिए इसमें समय लगता है एक केस को ट्राई करने में, दोनों साइड्स आर्ग्यूमेंट करती हैं, उसके बाद आपको लॉ को भी देखना है और उसको डिसाइड करना है, तो ये पेंडेंसी वाला इशू, नंबर ऑफ जजेस वाला इशू, लॉ की मल्टीप्लिसिटी, मैं हम्म, समराइज कर रहा हूँ, लॉ की मल्टीप्लिसिटी कम करने का इशू, बेल को आसान बनाने वाला इशू, और ये जो हम्म, प्रोसेस इटसेल्फ इज द पनिशमेंट वाला जो इशू है ना, इसको हमें हम्म, फिक्स करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल आप इन्हीं किसी केस की बात करें, लॉ में हम्म, अतुल के साथ एक प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है और था, हम्म, और हर हम्म, एक्यूज के खिलाफ, जिसके खिलाफ एलिगेशन लगाया उसकी खबर में हम्म, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होता है। ये लॉ हम्म, हम फर्स्ट ईयर लॉ में पढ़ते हैं हम्म, कि जिसके खिलाफ भी एलिगेशन है वो सामने वाले को प्रूव करना पड़ेगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, हम्म, तब तक आपको इनोसेंट मान के कानून चलेगा।
बट हुँ, वो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस जो है वो बिल्कुल जो है वो दरकिनार हो चुका है सिस्टम में, क्योंकि अगर हुँ, कोई भी मुकदमा आपके खिलाफ चलता है 5 साल, 4 साल, 10 साल, तो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस फिर वो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस रहती नहीं है, हुँ, क्योंकि फिर आप पहले दिन ही एक एक्यूज बन जाते हैं, क्योंकि आपको वो सारी चीजें फेस करनी पड़ी हैं, और वो एक हुँ, वर्डिक्ट बिफोर ट्रायल जो है उसका रूप हुँ, वो ले लेता है। तो हमें इसको रीलुक करना चाहिए, नॉट जस्ट इन दीज केसेस। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो एक बहुत ही डिफिकल्ट और अनफॉर्चुनेट पोजीशन में है। हुँ। अच्छा, जैसे कि ये आखिरी सवाल होगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जैसे हर कोई ये जानना चाहता है कि अब अतुल की जो वाइफ़ हैं, उनके उनकी जो सास हैं, उनके जो साले हैं, अगर ये इस पूरे मामले में गिल्टी पाए जाते हैं, तो उनके साथ अब क्या होगा? उनको क्या सज़ा दी जाएगी? क्योंकि फ़ॉल्स केस तो एक क्लियर हो गया, क्योंकि अभी वैसे कोर्ट ने वो नहीं की है, इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। लेकिन अगर ये फ़ॉल्स केस ज़्यादातर हर कोई तो फ़ॉल्स केस ही मान रहा है, इसे आप भी एक तरह से फ़ॉल्स केस ही मानते हैं क्योंकि आप ही ने पहले बताया कि अ, मरते वक़्त कोई भी आदमी झूठ नहीं बोलता और कोर्ट इसे बहुत ज़्यादा अहम सबूत मानता है। तो ये तो एक हो यस। गया, लेकिन अगर ये इसमें गिल्टी पाए गए, तो इन सबको क्या सज़ा होगी? देखिए, अबेटमेंट टू सुसाइड जो ऑफेंस है इसमें 10 साल तक की सजा हुँ, का प्रावधान है, और ये बड़ा हुँ, सीरियसली लॉ इसको लेता है। तो वो तो अबेटमेंट टू सुसाइड है, आपने हुँ, दुष्प्रेरण किया है, किसी को इंस्टिगेट किया है और उसे हुँ, एक्सट्रीम स्टेप ले लेने पे मजबूर किया है। हुँ, और वो जरूरी नहीं है कि किसी ने कोई खुद पर्सनली वो बात बोली हो तो वो ही हुँ, उसमें लायबल हो सकता है। अगर ये बात निकल के आती है कि कुछ लोगों में कोई कॉन्स्पिरेसी है और हुँ, उन्होंने मिल के इस हुँ, चीज को अंजाम दिया है, तो उन लोगों को भी सजा हो सकती है, और लॉ उतनी ही सजा उन लोगों हुँ, के लिए भी प्रोवाइड करता है, नॉट हुँ, जस्ट फॉर द वाइफ इफ द ऑफेंस इज प्रूव्ड। और हुँ, आपने जैसे कहा बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस दिख रहे हैं इस हुँ, स्टेज पे प्राइमा फेसाई। हुँ, तो ये तो बात हो गई अबेटमेंट टू सुसाइड की। उसके अलावा हुँ, जो बाकी केसेस हैं, अ, अगर कोई क्रिमिनल केस है तो नॉर्मली तो वो हुँ, अनफॉर्चुनेटली विद द डेथ ऑफ द एक्यूज वो चीज़ खत्म हुँ, हो जाती है। मगर अगर हुँ, कोई केसेस जो है वो अतुल की फैमिली कंटेस्ट करती है उनके बिहाफ पे और वो भी निकल के आते हैं फॉल्स, तो उसमें इंडिपेंडेंटली सजा है। किसी ऑफेंस में 5 साल सजा है, झूठा एफिडेविट फाइल करने की 7 साल सजा हुँ, है। तो इस तरह तमाम ग्रेडेशंस हैं लॉ में। हुँ। बट जो तो होप है मतलब वो कि यही है कि कोर्ट्स इसको सीरियसली अतुल लेंगे। के परिवार वाले अगर कोई और केस इन पे फाइल कर देते हैं, तो फिर उसकी भी जांच होगी और अगर वो भी क्लियर हो गया तो और फिर सजा बढ़ जाएगी। जी, जी। चलिए सर, दैट्स राइट। बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि पुरुषों के पास कोई वो नहीं है, राइट्स नहीं है इस मैटर पे, इसका काउंटर करने के लिए। बाकी एक यही है कि भाई अपने को आप मजबूत रखिए, खुद लड़िए, लड़ते रहिए। क्या पता कानून अंधा तो है, कहा जाता है कि कानून अंधा है, लेकिन यहाँ थोड़ा-सा देखने को भी मिला, क्योंकि अभी के समय में जब से ये हादसा हुआ है, तब से समाज भी यही कह रहा है और हम लोग को भी यही लग रहा है कि कानून अंधा है। वो पट्टी कब खुलेगी, कब न्याय मिलेगा और पुरुषों के लिए क्या राइट्स कब बनेंगे, कब उनके लिए भी आवाज़ उठेगी, वो देखा जाएगा आगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। थैंक यू।